जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव आज सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों भारत को जल्द ही और भी ज्यादा कठोर और टफर एंटी पेपर लीक बिल मिलने वाला है। अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी उन युवाओं की जिन्होंने सरकार से निवेदन किया था, प्रोटेस्ट किया था सरकार के अगेंस्ट में कि हमें एजुकेशन में एक बहुत बड़ा सुधार चाहिए। यहां पर सरकार आज एंटी पेपर लीक बिल को प्रपोज करी है और उसमें टफर प्रोविजंस को यहां पर सरकार की तरफ से बताया गया है। फिलहाल ये बिल एक्ट नहीं बन पाया, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि अपोजिशन का बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ था, जिस कारण लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्हें पूरी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अगर ये एक्ट बन जाता है तो आपको जल्द ही बहुत ही स्ट्रिक्टर प्रोविजंस मिल जाएंगे, वो प्रोविजंस भी मिलेंगे जिसके कारण एग्जाम माफिया बच गए थे। लेकिन अब इस प्रोविजंस में सरकार ने 15 स्पेसिफाइड अनफेयर मीन्स को भी क्लियरली मेंशन किया है। क्लियरली इसलिए मेंशन किया है ताकि डर पैदा हो एग्जाम माफियाज के ऊपर। पूरा जो नेटवर्क चलता है, पूरा जो एक एग्जाम नेक्सस चलता है जो पेपर लीक करवाता है उनके अंदर, और इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखा गया है। यहां पर इम्प्रिजनमेंट भी बढ़ाया गया है, फाइन भी इस तरीके का बढ़ाया गया है कि कोई भी व्यक्ति पेपर लीक करने से, कोई भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन लीक करने से 2 बार सोचेगा। तो आइए पूरा विस्तार से वीडियो समझते हैं, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिलहाल यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का दोस्तों QR कोड है, अगर आपने अभी भी नहीं ज्वाइन किया तो इसे जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आप किसी भी तरह के अपडेट से ना चुके। अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई प्रोविजन नहीं था, भारत के पास ऑलरेडी पेपर लीक को रोकने के लिए 2024 में भारत सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट प्रपोज किया था, बल्कि एक्ट लाया था। लेकिन एक्ट लाने के बावजूद भी पेपर लीक जैसी समस्या पर भारत सरकार पूरे तरीके से काम नहीं कर पाई। आपने देखा है 2024 के बाद भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल लेवल पे भी। सरकारों की बात तो छोड़ ही दीजिए, राज्य सरकारों की, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो आपको 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में मिलेगा, एंट्री नंबर 25 में मिलेगा। लेकिन इस पर आपको एक गंभीरता से बात सोचनी है कि आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो कुछ हजार नहीं बल्कि कुछ लाख है। एक पेपर लीक लाखों बच्चों का भविष्य खराब करती है, और काफी जो उसके बाद कंडीशन होती है कई सारी बच्चों की, वो पूरी ट्रॉमेटिक भी हो जाती है जितनी वो मेहनत करते हैं, विशेषकर उन बच्चों की अपन बात कर रहे हैं। तो 2024 में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार ने एक प्रयास तो किया कम से कम, कि भारत सरकार ने प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की तरफ जाने का प्रयास किया। मतलब हम ये चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, लीक होने से पहले ही उसे बचाया जा सके, रोका जाया जा सके, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन फिर भी इस पर सरकार नाकाम रही, ये बात तो बिल्कुल सच है। आप नीट का एग्जांपल ले सकते हैं, और इसके पहले भी कई सारे ऐसे यहां पर पेपर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पेपर लीक हुआ है। लेकिन फिर भी 2024 में जब पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाया गया था, तो उसमें और अभी में सरकार ने कुछ बड़ी प्रोविजंस पर फोकस भी किया है। फॉर एग्जांपल, पेपर लीक के साथ साथ ऑर्गेनाइज एग्जाम माफियाज, इम्पर्सनेशन, चीटिंग नेटवर्क्स, डिजिटल IT मैनिपुलेशन, फेक एग्जामिनेशन वेबसाइट एंड डॉक्यूमेंट्स, फास्टर इन्वेस्टिगेशन, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स, स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पेनल्टीज। आप देख सकते हैं कि इस बार सरकार का जो कोर फोकस है उनने कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्लियरली यहां पर बताया है। अभी फिलहाल ये बिल है, ये एक्ट नहीं बना है, लेकिन फिर भी अगर सरकार की तरफ से किसी बिल में फर्दर क्लैरिफिकेशन आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक सरकार के लिए भी कितनी बड़ी गवर्नेंस प्रॉब्लम है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर सबसे बड़ी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड रहता है, सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, उनके लिए यह गवर्नेंस प्रॉब्लम बनना भी बिल्कुल जायज है। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि जब सेंट्रल लॉ के पहले भी कोई चीज नहीं हुई है। सेंट्रल लॉ बनने के पहले भी भारत ने कई बड़े बड़े यहां पर फेलियर्स भी देखे हैं, फिर चाहे वो रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम कंट्रोवर्सी से हो, जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक इन्वॉल्व रहता है, सॉल्वर गैंग्स रहती है, इम्पर्सनेशन होता है, ऑर्गेनाइज चीटिंग सिंडिकेट्स चलते हैं, डिजिटल मैनिपुलेशन रहता है, फेक एग्जामिनेशंस और वेबसाइट जनरेट होती है, टेम्परिंग भी की जाती है कई बार मेरिट लिस्ट से। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा एक गवर्नेंस प्रॉब्लम है। तो सरकार के लिए ये बिल्कुल बनता है कि सरकार समय समय पर ऐसे नियम लाए, लेकिन सरकार ने भी आंखें तब खोली जब प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश भर में। अब अगर देखिए पास्ट एग्जांपल्स की बात की जाए तो 2022 और 23 में रिक्रूटमेंट पेपर कंट्रोवर्सीज होती है कई सारे राज्यों में। 2024 में नीट यूजी कंट्रोवर्सी होती है, यूजीसी नेट इंटेंसिफाई होता है, नेशनल डिबेट छिड़ती है पूरी एक एग्जाम की इंटीग्रिटी के ऊपर, एनटीए के ऊपर उस वक्त भी क्वेश्चन छिड़ा था। 21 जून 2024 को और 22 जून 2024 को सेंट्रल एंटी अनफेयर मीन्स एक्ट को फोर्स में लाया जाता है, रूल्स को नोटिफाई किया जाता है। 2026 में फ्रेश एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज होती है जो नीट और रीनीट से रिलेटेड रहती है। कुल मिला के एक्ट बनने के बावजूद भी एग्जाम माफियाज के अंदर
वो डर सरकार पैदा करने में नाकाम रही, अगर आप ध्यान से देखेंगे। फिर भले ही आपका 2024 के हिसाब से भी कई सारे वर्डिंग्स आपने अपनी तरफ से भी क्लैरिफाई किए। अब देखिए कवर्ड जो एग्जाम रही है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में, तो उसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, एनटीए जो नीट कंडक्ट कराती है वो भी रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार किसी बिल में क्लैरिफिकेशन नहीं करती है, किसी एक्ट में क्लैरिफिकेशन नहीं करती है, तो उस क्लैरिफिकेशन का होता यह है कि एडवोकेट्स आधार बनाते हैं और फिर बड़े बड़े एग्जाम माफियास या ऐसे छात्र जो पेपर लीक से पास हुए हैं वो बच निकलते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने प्रयास ये किया है कि सरकार ने जितने भी अनफेयर मीन्स होते हैं जो कि 15 तरीके के होते हैं उसे क्लियरली इस एक्ट में बता दिया है, समझा दिया है कि कैसे ये अनफेयर मीन्स होते हैं और कैसे पेपर लीक होता है। फिर भले ही उसमें इम्पर्सनेशन हो, मतलब मुन्ना भाई वाला हिसाब किताब हो, फिर भले ही उसमें कंप्यूटर का मैनिपुलेशन हो, आंसर शीट का मैनिपुलेशन हो, मेरिट लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो, फेक एग्जाम वेबसाइट क्रिएट करना हो, फेक एडमिट कार्ड ऑफर लेटर जनरेट करना हो, अनऑथराइज्ड असिस्टेंस भी हो। मतलब सरकार ने यहां पर इस बार 2026 में जो अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है उसमें टोटल 15 अनफेयर मीन्स को सरकार ने कैटेगराइज कर दिया है। इससे फायदा होगा ये कि इसका आधार नहीं बनाया जाएगा, और जब क्लियरली कोई चीज मेंशन होती है तो एडवोकेट्स को भी बचाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में एक इकोसिस्टम वो भी काम करता है जो आतंकवादियों को भी बचाने का प्रयास करता है। फिर तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर एग्जाम माफियास की। लेकिन आपने फिर भी अभी तक गौर किया होगा कि यहां पर पूरे किसी इंडिविजुअल छात्र की नहीं बात हो रही है, क्योंकि कभी भी इंडिविजुअल छात्र की ज्यादा गलती नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे हमेशा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा नेक्सस इन्वॉल्व रहता है। अब यहां पर आप देखिएगा, अगर पुराने एक्ट और नए एक्ट की बात की जाए तो अपन नए एक्ट की बात करेंगे। जनरल ऑफेंस के हिसाब से पुराने एक्ट में जो 3 से 5 साल की सजा होती थी, 10 लाख का फाइन होता था, 2026 में ये जो बिल लाया जा रहा है अमेंडमेंट के रूप में, उसमें 5 से 10 साल की सजा है और 50 लाख तक का फाइन आप इमेजिन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को भी इसमें बढ़ा दिया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो पहले 5 से 10 साल तक का सीमित था, मिनिमम 7 साल की सजा है और 1 करोड़ की जगह लगभग 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। ऑर्गेनाइज क्राइम में फाइनेंशियल पेनल्टी पहले 1 करोड़ होती थी मिनिमम, लेकिन अब ये 10 करोड़ से 50 करोड़ जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन, जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे बिल में, कि सरकार ने इस बार इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन को फिक्स कर दिया है अधिकतम 2 महीने तक, 60 डेज तक, जिसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन आर्किटेक्चर के रूप में होगा। मतलब यहां पर सरकार अब एजुकेशन में पेपर लीक को बिल्कुल आतंकवाद की तरह प्रायोरिटाइज करने का प्रयास कर रही है। अब देखिए बिगेस्ट रिफॉर्म जो है वो अभी का टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है, जो चाहता है और जो हर एक देश का युवा भी चाहता है कि अगर पेपर लीक हुआ भी है, क्योंकि देखिए लीकेज रोकना फिलहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी अगर सरकार कदम उठा रही है तो हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्द ही जल्द इन्वेस्टिगेशन हो और जो मुजरिम है उनको वाकई में सजा भी मिले विद इन टाइम लिमिट। वरना भारत में तो कोई केस अगर लगता है तो उसमें सुनवाई पर सुनवाई होती रहती है और फिर पता चले केस भी गायब, बंदा भी गायब। तो यहां पर वही चीज है, इन्वेस्टिगेशन में मैक्सिमम 2 महीने प्रोविजंस यहां पर तय किए गए। अब स्पीड क्यों मैटर करती है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पर सवाल कुछ हजार बच्चों का नहीं बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य का है। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मल्टीपल एक्यूज, डिजिटल एविडेंस, इंटर स्टेट सिंडिकेट्स, कोचिंग एग्जाम सेंटर नेटवर्क और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसलिए स्पीड मैटर करती है। 2026 की जो अप्रोच है वो क्लियर है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फास्ट ट्रैक एजुकेशन, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं लाखों बच्चों की। अब अगर किसी प्रकार का किसी भी प्रोसेस में डिले होता है तो डिले क्या फैक्टर और क्या चीज रिस्पॉन्स करता है। देखिए एग्जाम हेल्ड होती है, लीक डिटेक्ट होता है, एफआईआर होता था, लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होती थी, कोर्ट केसेस चलते थे, कैंडिडेट्स का जो करियर्स रहता था वो पूरा का पूरा अनसर्टेन हो जाता था। बल्कि इस पूरी फेज में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई बच्चे होते थे वो बच्चे जो वास्तव में तैयारी करते थे। उनके अंदर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता था कि हम वास्तव में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं है, हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो टूट जाते हैं। तो वो ट्रॉमा से बचने के लिए यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। उस ट्रॉमा से बचने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ सजा मिलना सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब अगर मॉडर्न पेपर लीक्स की बात की जाए तो देखिए ये सिर्फ इंडिविजुअल चीटिंग पर आधारित नहीं है आज के समय में, इसमें इनसाइडर,
क्वेश्चन पेपर एक्सेस, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट, डिजिटल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मिडिलमैन, कैंडिडेट्स और इलीगल पेमेंट्स, इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब आप अकेले किसी भी एक इंडिविजुअल को यहां पर दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आज के समय में इतने लोग रिस्पॉन्सिबल होते, इसलिए बार बार सरकार ने यहां पर ऑर्गेनाइजेशन और नेक्सस जैसे टर्मिनोलॉजीज का सबसे ज्यादा यूज किया है। 2024 में जो एक्ट था उसके अंतर्गत जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनाइज क्राइम की, उसमें unlawful act by person and group acting together for wrongful gain in relation to the public examination से डिफाइन किया गया है। लेकिन 2026 में raises the punishment floor for organized examination crime, proposes substantially heavier financial consequences। ऑलरेडी ऑर्गेनाइज क्राइम को 2024 के एक्ट में डिफाइन किया गया था, बस 2026 में जो पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है वो हमेशा बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं लाखों कैंडिडेट्स के जो उस कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात हो, मेडिकल सीट्स की बात हो, इंजीनियरिंग सीट्स की बात हो, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात हो। अब यहां पर सरकार इसीलिए टारगेट कर रही है और इसीलिए उसने फाइनेंशियल पेनल्टी को बढ़ाया है। अब देखिए यहां पर सेंटर वर्सेस स्टेट की अगर बात की जाए, Whose exam does this law cover? सिंपल सी बात है, ये जो अधिनियम लाया जा रहा है इससे कौन सी एग्जाम कवर होने वाली है? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी डिस्टिंक्शन है आपके लिए, द सेंट्रल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द सोल एंटी चीटिंग कोड फॉर एवरी स्टेट एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, ये सेंट्रल फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ वहां अप्लाई होगा जो सेंट्रल एग्जामिनेशन होती है, जो सेंट्रल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटी आ जाता है। स्टेट्स की बात की जाए तो स्टेट्स के खुद के अपने एंटी चीटिंग और एंटी पेपर लीक लॉ होते हैं। अब क्योंकि एजुकेशन, जैसा कि बताया आपको, अब क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं या दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं, इसलिए कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात, जिन्होंने एंटी पेपर लीक रिलेटेड लॉस क्रिएट भी किए हैं। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन की अगर बात की जाए तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को एंट्री नंबर 25 में रखा गया है। अब स्टेट लॉ इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि स्टेट में भी कई सारी एग्जाम्स होती है, जिसमें स्टेट पुलिस का रिक्रूटमेंट होता है, टीचर का रिक्रूटमेंट होता है। आपने सुना भी होगा, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो एमपीपीएससी आपकी स्टेट रिलेटेड एग्जाम है, व्यापम आपकी स्टेट रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यहां पर इसीलिए स्टेट्स के पास भी ये एक पावर होती है कि वो लॉ क्रिएट करे। फिलहाल मध्य प्रदेश ने किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि लॉ अलोन कैन नॉट स्टॉप पेपर लीक, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो पेपर लीक में टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, ह्यूमन इंटीग्रिटी सबकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और जो एक बोलते हैं ना वल्नरेबिलिटी चेन, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर आती है? देखिए हर एक स्टेप अपने आप में वल्नरेबल है जब आप बड़ी एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग इन्वॉल्व होती है, स्टोरेज इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, एग्जाम सेंटर इन्वॉल्व होता है, डिजिटल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, इवेल्युएशन इन्वॉल्व होते हैं, रिजल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब किसी भी स्टेप में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और ऐसे देश जहां हर एक व्यक्ति हर प्रकार से पैसा कमाने के लिए बैठा हो, फिर चाहे उसका तरीका सही हो, फिर चाहे उसका तरीका गलत हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर एक स्टेप अपने आप में कितना वल्नरेबल है। अब अ लीक कैन हैपन एट एनी वीक पॉइंट, इसलिए जो रिफॉर्म है उसमें आवश्यकता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन की, सिक्योर डिजिटल एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऑडिट ट्रायल्स की, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन की, बायोमेट्रिक की, एआई बेस्ड एनोमली फ्रॉड डिटेक्शन की, साइबर सिक्योरिटी की, सिक्योर पेपर लॉजिस्टिक वेयर फिजिकल पेपर्स रिमेन नेसेसरी, और बैकग्राउंड चेक और अकाउंटेबिलिटी की। कुल मिला के आपको यहां एक चीज समझ में आ गई होगी कि भारत को अब टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन की आवश्यकता है ताकि वो पेपर लीक को रोक सके। कारण यही है कि आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले ही एक रील वायरल करी थी, उनकी एक रील पोस्ट हुई थी जिसमें उन्होंने क्या करा, जिसमें उन्होंने एक हाई पावर टास्क फोर्स को चेयर करने के लिए कहा, गठित करने के लिए कहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी चेयरमैनशिप नंदन नीलकड़ी जी करने वाले हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक आधार आपको बना के दिया है। ये UIDAI मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, साथ ही साथ नारायण मूर्ति के साथ ये को फाउंडर रह चुके हैं इन्फोसिस के। अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है ना, देखिए, ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सिक्योर और लीक रेजिस्टेंस भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम को जनरेट करना है। और ये वो शख्स है जिन्होंने भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो लाकर दिया। तो इनको जो कार्य सौंपा गया है
हो सकता है कि आने वाले टाइम में जितनी भी भारत में एग्जामिनेशन होती है वो लीक प्रूफ हो जाए, और इसमें जो सबसे ज्यादा भूमिका अगर कोई चीज निभाने वाली है तो वो टेक्नोलॉजी ही निभाने वाली है। इसका मतलब यहां पर देखिए 2026 की अगर बात की जाए, जो बिल प्रपोज किया जा रहा है उसमें पनिश द क्राइम है। मतलब एक इंडिविजुअल की बात ना करके ओवरऑल स्ट्रक्चर को ही टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इकोनॉमिकली भी उसे काफी ज्यादा हर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, डर पैदा कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्यों पेपर लीक हमेशा से एक डेमोग्राफिक डिविडेंड इशू रहा है? क्योंकि आपने देखा है, चाहे अपन नीट की बात करें, लगभग 20 से 30 लाख छात्र उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और भारत सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है। इसलिए पेपर लीक किसी भी प्रकार का अगर होता है तो इकोनॉमिक लॉस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें इंपैक्ट में आती है, इक्वालिटी प्रॉब्लम होती है, सोशल कॉस्ट, गवर्नेंस कॉस्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिस्क सब बढ़ता जाता है। इसलिए क्या 2026 का ये बिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है? तो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहां पर देखिए स्ट्रॉन्गर डिटरेंस मिलेगा, डर पैदा होगा, हायर पनिशमेंट मिलेगा ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स को तो भी डर पैदा होगा, लार्ज फाइनेंशियल पेनल्टीज है, 2 मंथ यहां पर इन्वेस्टिगेशन टारगेट सेट किया गया है, मतलब 2 महीने के भीतर भीतर सजा मिलना तय है। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो अपने आप में प्रयास यहां पर भरपूर किया गया है। लेकिन फिर भी जिस 5P मॉडल की बात यहां पर आ रही है, जिसमें प्रिवेंट आता है, प्रोटेक्ट आता है, परस्यू आता है, प्रोसिक्यूट आता है और प्रोटेक्ट एस्पिरेंट आता है, तो यहां पर 5P मॉडल के आधार पर सरकार काम करना चाह रही है। अब मोटे तौर पर देखा जाए फिर भी काफी बड़े बड़े चैलेंजेस सरकार के पास रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट मैटर्स मोर देन सीवियरिटी अलोन, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, साइबर फॉरेंसिक कैपेसिटी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ आउटसोर्स्ड सर्विस प्रोवाइडर, अवॉइडिंग रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन भी एक बड़ा मसला है। केस सुलझाने के चक्कर में कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलत शख्स को पकड़ लिया जाता है ताकि केस को सॉल्व किया जा सके। तो काफी बड़े बड़े चैलेंजेस भी है, लेकिन प्रयास यहां पर सरकार उठा चुकी है 5P मॉडल के आधार पर। अब अगर बात की जाए तो इस 5P मॉडल को ही आधार बनाते हुए सरकार आने वाले टाइम में कार्य करने वाली है। तो फिर भी आपका विवेक है, आप बताइएगा दोस्तों कि ये नियम सुनकर आपको क्या लगता है कि भारत में आने वाले टाइम में पेपर लीक रोकने से सरकार कायम हो पाएगी, सफल हो पाएगी या फिर नहीं?